गुड इवनिंग सभी को। कक्षा 11वीं भूगोल की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित भाग 2 है। इसमें हम जानने वाले हैं निहारिका और आकाशगंगा के बीच के अंतर को। इससे पहले लेक्चर में हमने जाना कि निहारिका क्या होती है, आकाशगंगा क्या होती है, निहारिका से जुड़ी कुछ परिकल्पनाएं थी, वो सभी को हमने इससे पहले लेक्चर में जान लिया है। अब इस लेक्चर में निहारिका और आकाशगंगा को थोड़ा और डिटेल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निहारिका। निहारिका या नेब्युला अंतरिक्ष में धूल, गैस और आयोनाइज्ड प्लाज्मा का एक विशाल बादल होता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के बादल को निहारिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निहारिका ब्रह्मांडीय नर्सरी के रूप में काम करती है, जहां नए तारों और ग्रहों का जन्म होता है या फिर किसी मरते हुए तारों के विस्फोट से उत्पन्न गैस और धूल का संग्रहण भी नेब्युला कहलाता है। सरल भाषा में बात की जाए तो निहारिका अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां तारों के जन्म के लिए आवश्यक धूल और गैस जमा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं निहारिका के आकार के बारे में। निहारिका कुछ दर्जन से सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक बड़ा हो सकता है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि निहारिका तारों के बनने या मरने की जगह होती है। निहारिका के उदाहरण की बात की जाए तो ओरियन नेब्युला या फिर ईगल नेब्युला, ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे जो कि एक नेब्युला का है। इस पिक्चर को 2019 में एक इजरायली रेगिस्तान से लिया गया था। इसमें ये गैस का बादल है, ये सभी चीज़ निहारिका के अंदर होती है। पुराने समय में खगोलविद अंतरिक्ष में दिखने वाली किसी भी विस्तृत वस्तु को निहारिका कह देते थे, लेकिन एडविन हबल के शोध के बाद से यह पता चला कि इनमें से कई तो निहारिका नहीं बल्कि गैलेक्सियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैलेक्सी या आकाशगंगा क्या होती है। अभी हमने निहारिका को अच्छे से समझ लिया है, अब थोड़ा आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं। आकाशगंगा तारों, ग्रहों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक बहुत विशाल समूह होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी के कारण एक साथ बंधे होते हैं। गैलेक्सी की आकार की बात की जाए तो गैलेक्सी लाखों से लेकर खरबों तारों तक हो सकता है। एक गैलेक्सी के अंदर अरबों लाखों तारे हो सकते हैं, अरबों लाखों ग्रह हो सकते हैं, धूल, डार्क मैटर सभी एक गैलेक्सी के अंदर हो सकती है। एक गैलेक्सी के अंदर निहारिका भी हो सकती है। अभी जैसे हमने नेबुला की बात की थी, वो नेबुला एक गैलेक्सी के अंदर होती है। तारे, तारामंडल, ये सभी गैलेक्सी के अंदर ही होता है। हमारी गैलेक्सी की बात की जाए तो हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी नाम मंदाकिनी है और अंग्रेजी में उसे मिल्की वे कहते हैं। हमारे आकाशगंगा से नज़दीकी आकाशगंगा जिसका नाम एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जिसे 31 के नाम से भी जानते हैं। एक और निकटतम उसके बाद जो है वो सर्पिल आकाशगंगा त्रिभुजाकार M33 गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, आकाशगंगा गैसों, धूल और अरबों लाखों सौरमंडल का एक विशाल समूह होता है। एक आकाशगंगा के अंदर नेबुला भी होती है। ठीक है, क्योंकि वे आकाशगंगा के भीतर गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं और अक्सर वहीं नए तारों का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। ये रही एक आकाशगंगा का पिक्चर, इसके अंदर ये नेबुला भी है, तारे, लाखों तारे, अरबों तारे हैं। चलिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को थोड़ा समझते हैं। तो नेबुला की संरचना की बात की जाए तो नेबुला गैस और धूल का बादल होता है, लेकिन जब आकाशगंगा की संरचना की बात की जाए तो आकाशगंगा के संरचना में अरबों लाखों तारे, गैस, धूल, डार्क मैटर, ग्रह
इवन नेब्युला भी होता है। ठीक है, अब इसके आकार की बात की जाए तो दर्जनों सैकड़ों प्रकाश वर्ष है, इसका हजारों लाखों प्रकाश वर्ष है। निहारिका तारों के जन्म और मृत्यु का क्षेत्र होता है, जबकि आकाशगंगा तारों निहारिकों का विशाल समूह होता है। उदाहरण के लिए ओरियन या फिर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है कि निहारिका गैस और धूल का बादल होता है, जबकि आकाशगंगा तारे और निहारिकों का महानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम धूमकेतु के बारे में बात करते हैं। धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टान से बने छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के करीब आते हैं तो उनमें मौजूद बर्फ और गैस वाष्पित होकर एक चमकदार कोमा और लंबी पूंछ बना लेती है। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये लंबी सी पूंछ बना ली है। ठीक है, ये देखिए, धूमकेतु एक छोटा खगोलीय पिंड होता है जो मुख्यतः बर्फ, धूल और गैस से बना होता है। इसे अक्सर गंदे बर्फ के गोले या फिर डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल की शुरुआत के समय के प्राचीन अवशेष हैं जो लगभग 4.6 अरब साल पहले बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं कोमा क्या होता है, टेल क्या होता है, या फिर धूमकेतु के न्यूक्लियस में क्या होता है, नाभिक में क्या होता है। धूमकेतु का ठोस केंद्र बर्फ, गैस और धूल का मिश्रण होता है। जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है, उसकी बर्फ पिघलकर गैस और धूल छोड़ती है, जैसा कि हमने अभी डिफिनेशन में बात किया था, और इसके चारों ओर चमकदार बादल सा बना देता है, जिसे हम कोमा या फिर वायुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके पूंछ या टेल की बात की जाए तो सूर्य की किरणों और सौर पवन के कारण धूल और गैस धूमकेतु से उड़कर लंबी पूंछ बना लेती है जो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। यही पूंछ होता है। एक बार इसे समराइज करके मैं बताना चाहूँगा। धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टान से बने खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये हमारे सौरमंडल के शुरुआत के सबसे प्राचीन अवशेष हैं जो लगभग 4.5 करोड़ अरब साल पहले बने थे। जब भी धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो उसके बर्फ पिघलकर गैस और धूल छोड़ती है, जिसके कारण कोमा बनता है। कोमा या फिर धूमकेतु का वायुमंडल हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, सूर्य की किरण और सौर पवन के कारण वो धूल और गैस सूर्य के विपरीत निकलती है, जिसके कारण कॉमेट की पूंछ दिखाई देती है। अब ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये एक कॉमेट है जिसकी कि ये पूंछ है। ठीक है, एक हेलीकॉमेट है, लगभग हर 76 साल में पृथ्वी से दिखाई देती है। पिछली बार 1986 में दिखा था, अब अगली बार 2061 में फिर से दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ब्रह्मांड के रोचक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्स, जैसे हमने उस दिन बात किया था, बिग बैंग थ्योरी तकरीबन 13.8 ईयर्स पहले हुआ था। तो हमारा ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमारी ब्रह्मांड की उम्र भी लगभग इतनी ही है। हमारी मिल्की वे की बात की जाए तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के थोड़े दिन बाद ही हमारा मिल्की वे का उत्पत्ति हो गया, इसीलिए हमारा मिल्की वे 13.6 ईयर्स ओल्ड है। हमारा धरती और हमारा सूर्य 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अब हमारा सौरमंडल का पिक्चर है, जहाँ मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी हमारा ग्रह दूरी के आधार पर अरेंज किया हुआ है। अगर हिंदी में बात की जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। उसके बाद बात की जाए तो सेरस या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एस्टेरॉयड क्या होता है, उसे थोड़ा और एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। एस्टेरॉयड्स या फिर क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड होते हैं जो ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है।
लेकिन वे ग्रह से बहुत छोटे होते हैं और अक्सरहा गोल नहीं होते बल्कि खुरदरे टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये सौर मंडल के निर्माण के दौरान बचे हुए कुछ चट्टानी अवशेष पदार्थ होते हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच ये एस्टेरॉयड बेल्ट में ही मिलता है। ठीक है, अब एस्टेरॉयड की बात की जाए तो एस्टेरॉयड पृथ्वी को बहुत गंभीर क्षति भी पहुंचा सकती है। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के अंत के समय एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आके टकरा गई थी। इसीलिए वैज्ञानिक पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉयड की निगरानी करते हैं और पृथ्वी से वो टकरा ना जाए, इस संभावित खतरे से हम बच सकें, इसकी पूरी निगरानी होती है। ये तो हो गया एस्टेरॉयड के बारे में। अब बात करते हैं सेरस। सेरस देख रहे होंगे। सेरस सौर मंडल का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड या फिर क्षुद्र ग्रह जिसे हिंदी में कहते हैं वह होता है। इसके बारे में मैंने नोट्स में तो लिखा नहीं है, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। ये 940 किलोमीटर इसका रेडियस होता है। शुरुआत में 1801 ईस्वी के आसपास एक खगोल शास्त्री ने इसे ग्रह मान लिया था, बट बाद में 2006 में आके इसे एक छोटा ग्रह या फिर एस्टेरॉयड की श्रेणी में वापस रख दिया गया। अभी हमने कॉमेट्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे, ये पृथ्वी हो गया, ये अपने अक्ष पे कितना समय लगाता है एक चक्कर लगाने में, फिर सूर्य की परिक्रमा करने में कितना चक्कर लगाता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा और एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड यानी कि एक दिन इसको कंसिडर कर लिया जाता है, यानी कि 24 घंटे में पूरा करता है, जिसे 1 सोलर डे भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड यानी कि 365.25 दिन लगाती है। यही रीज़न होता है 25 इंटू 4 किया जाए तो एक दिन होता है। यही रीज़न होती है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। अब पृथ्वी जब अपना अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक साल बीतता है। ठीक है, ध्यान देखिए, रोटेशन एक दिन, रिवॉल्यूशन एक साल। चलिए अब बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लाइट ईयर में नहीं नाप सकते क्योंकि वो बहुत छोटी दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात की जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इसीलिए सूर्य को अपना प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचाने में 8.2 मिनट लगता है। इसे ओवरऑल राउंड फिगर में 8 मिनट भी हम कह सकते हैं। अब सूर्य से निकटतम दूसरा सबसे नज़दीकी तारा जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, उसकी दूरी 4.24 लाइट ईयर है। दूसरा अल्फा सेंचुरी ई जिसकी दूरी 4.37 लाइट ईयर है। अल्फा सेंचुरी बी 4.37 एंड बार्नार्ड स्टार्स 5.96 लाइट ईयर है। ठीक है, अब थोड़ी सी लाइट ईयर के बारे में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। लाइट ईयर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइट ईयर क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे हम प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर कहते हैं। अब प्रकाश की दूरी की बात की जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब सोचिए कि कोई चीज़ 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, तो प्रकाश की इतनी दूरी होती है। ठीक है, इसीलिए हम खगोलविद में किसी भी चीज़ को, चाहे पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो या पृथ्वी से दूसरे तारों की दूरी हो, वो लाइट ईयर में नापते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं गैलेक्टिक ईयर के बारे में। इससे पहले हमने जाना कि पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 डेज लगते हैं, जिसके कारण साल बदलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक सौर मंडल को अपनी आकाश गंगा का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, एक गैलेक्सी है, मान के चलिए एक गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी के बीच में एक विशाल ब्लैक होल है। देखिए, आकाशगंगा का केंद्र है जहां एक विशाल ब्लैक होल है। इसका एक चक्कर लगाने में तकरीबन 22.5 से 25 करोड़ साल लगता है, जिसे हम गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। ये जो परिक्रमा करने में जितना समय लग रहा है उसे हम गैलेक्टिक ईयर या फिर कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक है। अब सूर्य की गति की बात की जाए तो सूर्य की गति लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है। फिर से मैं एक बार गैलेक्टिक ईयर को दोहराता हूँ कि वह समय जो हमारे सौरमंडल को अपनी आकाश गंगा या फिर जो बात की जाए मिल्की वे के केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है, उसे हम गैलेक्टिक ईयर या फिर कॉस्मिक वर्ष भी कहते हैं। ठीक है। थैंक यू। फिर आज के लेक्चर में इतना ही।